हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम सीजी सेट के पेपर वन में एक यूनिट है हायर एजुकेशन से, तो उसमें हम देखेंगे भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्नति, जिसमें हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली को देखेंगे। जो भारत में पहले किस तरह से प्राचीन शिक्षा प्रणाली प्रचलित था उसके बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम। ऐसे प्रमाण हैं कि भारत में शिक्षा का उद्गम वैदिक युग से ही है। प्राचीन साहित्य जैसे वेदों, ब्राह्मण और उपनिषदों आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जब वैदिक युग था उस समय ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहितों द्वारा वेद मंत्र पढ़े जाते थे, और उनके जो शिष्य होते थे उनको भी उपनिषद, वेद आदि ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो उस समय मतलब जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों से संबंधित शिक्षा छात्रों को दिया जाता था ना। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व तक्षशिला में स्थापित किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर। ये संसार का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, है ना। देखते हैं हम और आगे। उसके बाद जिसमें ये कई भारतीय विश्वविद्यालय, आइए देखते हैं हम, कई भारतीय विद्वानों चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, पतंजलि और वात्स्यायन आदि जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने क्या किया, गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और वास्तुकला, ललित कला, यांत्रिक प्रौद्योगिकी जैसे क्या है क्षेत्रों में ज्ञान के उद्गम और वृद्धि में योगदान दिया। तो उस समय जब नालंदा और तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हो, उस समय भारतीय कई विद्वान हुए, जिसमें चरक है। एक पहला चरक, मैं यहाँ पर टिक लगाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ। ये यहाँ कई भारतीय विद्वानों में चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, वात्स्यायन आदि ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वास्तुकला, ललित कला आदि यांत्रिक प्रौद्योगिकी जैसे नए ज्ञान के क्षेत्रों में क्या क्या ज्ञान के क्षेत्र में उद्गम किया, ठीक है ना, और उसमें वृद्धि का योगदान दिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉलम एच में कि कौन से विद्वान किससे संबंधित हैं। इसका मैं आगे PDF रखा हूँ, उसमें बताऊँगा। फिर इसके बाद आइए देखते हैं हम, सीधा यहाँ आते हैं, है ना, जिसमें बौद्ध धर्म के आगमन के दौरान बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए सारनाथ विश्वविद्यालय अधिगम का एक बड़ा केंद्र बन गया। तो बौद्ध धर्म के आगमन के दौरान मतलब जब बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ तो उस समय अध्ययन के लिए सारनाथ में एक विश्वविद्यालय अधिगम का एक बड़ा केंद्र बन गया था। अजंता भी अधिगम
अधिगम की कला वास्तुकला एवं चित्रकारी का एक महान केंद्र था। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना, ये सारनाथ विश्वविद्यालय अधिगम का बड़ा केंद्र बन गया। कब? जब बौद्ध धर्म क्या हुआ, प्रारंभ में अध्ययन का मतलब शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। फिर उसी प्रकार अजंता भी अध्ययन का अधिगम कला का वास्तुकला एवं चित्रकारी का महान केंद्र था। कौन, क्या है? अजंता, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ यह वर्णन योग्य है कि वर्ष 2006 में सिंगापुर, चीन, भारत, जापान और कुछ अन्य देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की क्या किया, घोषणा की थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की घोषणा किया गया था। तो 2006 में सिंगापुर, चीन, भारत, जापान और कुछ अन्य देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की घोषणा की थी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है, आइए हम देखते हैं, नीचे आ जाते हैं। मध्यकाल में लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जैनपुर, बीदर और अजमेर आदि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे। मध्यकाल जब मुगल के काल था ना बीच में, तो उस समय कौन कौन से शिक्षा केंद्र थे? लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बीदर, अजमेर आदि प्रसिद्ध क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे। मुगल शिक्षा प्रणाली में जहाँ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण केंद्र थे, वहाँ फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली और अन्य स्थानों में भी कॉलेज भी स्थापित किए गए। और मुगल शिक्षा प्रणाली में जहाँ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण के केंद्र थे, वहाँ फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में कई जगह क्या खोले गए, कॉलेज स्थापित किए गए, मतलब खोले गए। उसके बाद हम देखते हैं ज्ञान को, यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि ज्ञान के प्राचीन काल में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान के कितने प्रकार होते थे। तो दो प्रमुख प्रकार ढंग होते थे ज्ञान प्राप्त करने के। तो पहला है पराज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त होता है, उच्चतर और आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है ना। ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त होता है, तो उच्चतर और आध्यात्मिक ज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं इधर अपरा, जो हमें जीवन में, अपरा, ये अपरा है, अपरा जो हमें जीवन से मिलता है, निम्न और धर्म निरपेक्ष ज्ञान, मतलब जो धर्म से जुड़ा नहीं रहता। ये क्या हो गया? निम्न, मतलब निम्न और धर्म निरपेक्ष विज्ञान, मतलब जो धर्मों से अलग है, जो वेदों पुराणों को नहीं मानता। जैसे ही आज हम कह सकते हैं साइंस की भाषा में विज्ञान, ठीक है ना, जो वेद ग्रंथों को आदि को नहीं मानता। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम है। अध्यापक भी उस व्यक्ति को माना गया है जो सदैव विद्यार्थी भी बना रहता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि अध्यापक भी उसे कहा जाएगा जो अपने जीवन भर क्या बना रहेगा? विद्यार्थी बना रहेगा। मतलब अध्यापक उसे कहेंगे जो समय समय पर खुद विद्या अर्जन करते रहे विद्यार्थियों की तरह, तो उसे ही हम अध्यापक मानेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग मूल रूप से प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया में 3 बुनियादी चरण शामिल थे। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि मूल रूप से प्राचीन शिक्षा प्रणाली में कितने बुनियादी चरण शामिल थे? तो 3। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से। पहला श्रवण मतलब सुनना, श्रुति या श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था। उसके बाद दूसरा है मनन मतलब चिंतन करना, संज्ञानात्मक योग्यता विकसित करना। विद्यार्थी श्रवण करते हैं, उसका स्वयं विश्लेषण करें, मतलब जो सुनते हैं उसका स्वयं विश्लेषण करें, निष्कर्ष निकालें।
वह अपने शिक्षक द्वारा सिखाए गए पाठों को आत्मसात करें और अपने को स्वयं निष्कर्ष बनाएं। तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने प्रकार होते थे, तो 3 चरण होते थे ज्ञान प्राप्त करने के। उसके बाद है तीसरा है निधि ध्यान निधि निधि निधिध्यासनः निधिध्यासनः जिसका अर्थ है सत्य की समझ और उसे वास्तविक जीवन में लागू करना। मतलब सत्य को समझकर उसको अपने मूल जीवन में, जो हम दिनचर्या अपने हैं, जो जीने का दिनचर्या है, उसमें लागू करना। जो किसी मतलब सुविचार होता है उसको हम किस तरह से अपने आत्मसात करें, उसको हम अपने व्यवहार में लाएं, इस तरह से इसमें कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं